हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे भाई। फ्रेंड्स, अर्थमेटिक में मैंने पिछला लेक्चर में वास्तविक संख्या शुरू किया था। उस वास्तविक संख्या में मैंने आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताया, पूर्ण संख्या के बारे में बताया, सम संख्या के बारे में बताया, विषम संख्या के बारे में बताया, पूर्णांक के बारे में बताया, संख्या रेखा पे कोई भी नंबर कैसे सेट होता है वो मैंने बताया। अब उससे आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो सभी आदमी ध्यान से देखना। देखना मेरे भाई ध्यान से। अगला जो मेरा पॉइंट है, अगला जो मेरा पॉइंट है वो है अभाज्य संख्या है। वो है अभाज्य संख्या है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। मेरे भाई, मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन लिखता हूं। वैसी प्राकृत संख्याएं वैसी प्राकृत संख्याएं वैसी प्राकृत संख्याएं वैसी प्राकृत संख्याएं जिसका जिसका केवल दो गुणनखंड केवल जिसका केवल दो गुणनखंड हो जिसका केवल दो गुणनखंड हो जिसका केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य 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 संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें जो दो गुणनखंड है, इसमें जो दो गुणनखंड की बात हो रहा है इसमें जो दो गुणनखंड की बात हो रहा है दो गुणनखंड की बात हो रहा है वह है एक एक और स्वयं संख्या। एक और स्वयं संख्या, यही दो गुणनखंड है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना सभी आदमी। अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले ये गुणनखंड होता क्या है, क्या होता है ये गुणनखंड। पहले मैं गुणनखंड के बारे में बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं गुणनखंड के बारे में बात कर रहा हूं। ये गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा सा मैं गुणनखंड के बारे में बात कर रहा हूं।
ये गुणनखंड क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टर्स। अब ये गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई, उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से, एक तो गुणनखंड है और दूसरा है मेरे भाई गुणज। ये मैथ में हमेशा काम आएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीपल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या होता है ये गुणनखंड और क्या होता है ये गुणज, दोनों के बारे में हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे भाई मैंने एक संख्या ले लिया 12, एक संख्या ले लिया मैंने 12। अब ध्यान से सुनना, एक संख्या ले लिया मैंने 12। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 12 को काटने वाला कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो इस 12 को डिवाइड करेगा, यानी पूरी तरह से काटेगा। यानी कौन कौन सा संख्या ऐसा है जिसमें 12 से भाग लगाने पे शेषफल 0 आएगा। कौन कौन सा संख्या ऐसा है जो 12 को काटेगा। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना। 12 को काटने वाला संख्या है 1, 1। इसके बाद 2 भी 12 को काटेगा, 3 भी 12 को काटेगा, 4 भी 12 को काटेगा, 6 भी 12 को काटेगा और 12 स्वयं 12 को काटेगा। 12 स्वयं 12 को काटेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जितना भी संख्या है, ये जितना भी संख्या है, ये जितना भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सब का सब संख्या 12 को डिवाइड करेगा। यानी 12 में अगर हम इन सब संख्या से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो मेरे भाई ये सब जो संख्या हमको दिख रहा है, ये जो संख्या हमको दिख रहा है, ये जो संख्या हमको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब मेरे भाई 12 का गुणनखंड है। ये जितना भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ये सभी संख्या 12 का गुणनखंड है। ये सभी संख्या 12 का गुणनखंड है। ये सभी संख्या 12 का गुणनखंड है। ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लगा दिया यहाँ पे लगा दिया 36। एक संख्या है मेरा 36। अब 36 का गुणनखंड क्या होगा? 36 का गुणनखंड क्या होगा? तो जितना भी संख्या इस 36 को काटेगा, यानी जितना भी ऐसा संख्या है जिसमें 36 से भाग लगाएंगे और अगर रिमाइंडर 0 दे दिया, वो सभी 36 का गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मेरे भाई 36 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, इसके बाद मेरे भाई 6 काटेगा, इसके बाद 9 काटेगा, 12 काटेगा, 18 काटेगा और इसके बाद सीधा 36 भी तो इसको काटेगा। तो मेरे भाई 36 को काटने वाले इतने सारे संख्या है, 36 को काटने वाले इतने सारे संख्या है, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? 36 का गुणनखंड हो जाएगा। मेरे भाई ये सभी संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, ये सभी संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, ये सभी संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? ये सब 36 का गुणनखंड हो जाएगा। ये सब 36 का, ये सब 36 का गुणनखंड है। ये सब 36 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्या किसी संख्या को काट देता है तो वो संख्या उसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल के बारे में जैसे मेरे भाई यहाँ ध्यान से समझना, ये गुणज क्या होता है, ध्यान से समझना, ये गुणज क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक संख्या लिख लिया 6, एक संख्या मैंने लिख लिया 6। अब ध्यान से सुनना, ये 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो भाई बचपन में पहाड़ा हम लोग याद किए ना, 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 24। तो 6 के पहाड़ा में जितना भी संख्या आता है वो सब 6 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, यानी 6 का गुणज हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 का गुणज कौन होगा? तो 6 का गुणज होगा 6, इसके बाद 12, 6 के पहाड़ा वाला 18, 24, 30, 36,
42। इस तरीके से इसका जो मल्टीपल हो जाएगा 6 का, वो अनंत तक जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। इसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करेंगे 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल का मतलब क्या? 9 के पहाड़ा वाला संख्या। तो 9 का पहाड़ा में कौन कौन आता है मेरे भाई? 9 के पहाड़ा में आता है 9, 18, 27, 36, 45, 9 छक 54, 9 सते 63। इस तरीके से ये भी अनंत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मल्टीपल क्या हुआ? जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 के पहाड़ा में करते चले जाओ, ये सब 6 का मल्टीपल आएगा। इन सब में 6 छिपा हुआ है, इन सब में 6 छिपा हुआ है। मल्टीपल जितना भी है इन सब में 6 छिपा हुआ है। जैसे मेरे भाई इसकी बात करेंगे तो 6 गुना 1, इसकी बात करेंगे तो 6 गुना 2, इसकी बात करेंगे तो 6 गुना 3। इन सब में 6 छिपा हुआ है, इसलिए इसको 6 का मल्टीपल कहते हैं। मेरे भाई इसकी बात करेंगे तो 9 गुना, इन सब में 9 छिपा हुआ है, इन सब में 9 छिपा हुआ है। इसकी बात करेंगे तो 9 गुना 1, इसकी बात करेंगे तो 9 गुना 2, इसकी बात करेंगे तो 9 गुना 5। तो 9 इन सब में छिपा हुआ है, 6 इन सब में छिपा हुआ है, इसलिए इसको 6 का मल्टीपल कहते हैं। 9 इन सब में छिपा हुआ है, इसलिए इसको 9 का मल्टीपल कहते हैं। अब हमारी दो बातें ध्यान रखना मेरे भाई, अब हमारी दो बातें ध्यान रखना। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना हमारी दो बात। गुणनखंड में और मल्टीपल में फर्क है। देखो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है वो लिमिट होता है। गुणनखंड मेरे भाई लिमिट होता है। गुणनखंड जो है वो लिमिट होता है, लिमिट। इसका एक निश्चित संख्या होगा गुणनखंड का, ये लिमिट होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड लिमिट होता है। जैसे 12 का गुणनखंड देखो कै गो है? 3 3 6 ही है, 6 ही गुणनखंड है, 7 हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा भर ही नहीं सकता है गुणनखंड, ये लिमिट होता है। लेकिन मेरे भाई मल्टीपल की बात अगर हम करें तो किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो अनंत हो सकता है, बहुत सारा मल्टीपल हो सकता है, अनगिनत मल्टीपल हो सकता है। जैसे मेरे भाई 6 का मल्टीपल यहाँ पे जो कुछ है ना, कुछ ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो अनलिमिट हो सकता है, यानी अनंत मल्टीपल हो सकता है। इसका जो मल्टीपल है अनंत हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो गुणनखंड सीमित है और मल्टीपल किसी संख्या का अनंत होता है। जैसे 6 का मल्टीपल है तो कोई सा भी मल्टीपल उठाओगे तो जिसका मल्टीपल रहेगा उतना गुना जरूर रहेगा। जैसे 42 है तो 6 का मल्टीपल 42 है, तो 42 में 6 छिपा हुआ है, 6 गुना 7 42। जैसे मेरे भाई 9 का मल्टीपल है 63, तो 63 में 9 छुपा हुआ है। तो जिस संख्या का मल्टीपल होता है वो संख्या उसके गुना में जरूर रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मेरे भाई एक संख्या लिख दी हम 84, एक संख्या लिख दी है 84, तो इसको लिख सकते हैं 12 गुना 7, इसको लिख सकते हैं 12 गुना 7। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या 84 है वो 12 का भी मल्टीपल हुआ और मेरे भाई 7 का भी मल्टीपल हुआ, क्योंकि इस 84 में 84 को 12 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 7 गुना कुछ है तो 7 का भी मल्टीपल हुआ और 12 गुना कुछ है तो 12 का भी मल्टीपल हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड और मल्टीपल सीख लिए। आगे भी इसका इस्तेमाल होगा तो हम गुणनखंड मल्टीपल के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब मेरे भाई एक बात बताना हमको, एक बात बताना हमको, एक बात बताना हमको। मैं एक संख्या लिख लिया, मैं एक संख्या लिख लिया 24, ध्यान से सुनना। मैं एक संख्या लिख लिया 24, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक संख्या लिख लिया 24, ठीक है। अब 24 का मैं एक फैक्टर लिखता हूं, कोई सा भी एक फैक्टर उठा लेता हूं। 24 का मैं एक फैक्टर लिखता हूं, एक कोई एक गुणनखंड लिखता हूं, 24 का एक गुणनखंड लिखता हूं। तो 24 का एक गुणनखंड मान लो कि 8 है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका सीखना मेरे भाई, इसको पढ़ने का तरीका सीखना। देखो मेरे भाई 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड 8 है। 24 का गुणनखंड क्या है? 8 है। क्लियर बात है, क्लियर बात है। अच्छा, अब दूसरे इस्तेमाल में, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे 8 का मल्टीपल,
8 का मल्टीपल 24 है। ये दोनों बात कितने आदमी को समझ में आया? देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि 24 का गुणनखंड 8 है, इसको पढ़ना आना चाहिए। 24 का गुणनखंड अगर 8 है तो 8 का मल्टीपल क्या है? 24 है। 8 का मल्टीपल क्या है? 24 है। अब हम थोड़ा सा देहाती भाषा में अगर हम बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा देहाती भाषा में बात करेंगे तो देखना मेरे भाई ध्यान से देखना। देखो देहाती भाषा में बात करेंगे तो जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड एज ए लाइक बेटा, जितना भी गुणनखंड है वो किसी न किसी का बेटा होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब 12 का गुणनखंड है, टुकड़ा, तो ये सब 12 का क्या है? बेटा है। तो जो गुणनखंड होता है वो किसी संख्या का बेटा होता है, ठीक है। अब मेरे भाई मल्टीपल की बात करेंगे, मल्टीपल का, तो 6 का मल्टीपल 6 12 18 इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है, तो इसलिए हम लोग मल्टीपल को बोलते हैं बाप। जो मल्टीपल होता है वो किसी संख्या का बाप होता है। जैसे मेरे भाई 6 का मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6 12 18 24 36 ये सब 6 से बड़ा है। तो मेरे भाई ये जितना भी संख्या है, ये जितना भी संख्या है, ये सब 6 से बड़ा है। तो इस 6 का जो मल्टीपल है वो इस संख्या का क्या है? बाप है, ठीक है। और जो गुणनखंड होता है वो इन सब संख्या से छोटा है। जैसे 12 का गुणनखंड है तो 1 2 3 4 5 6 12, तो ये सब 12 से छोटा है, तो इसलिए इस संख्या का ये क्या है? बेटा है। और मल्टीपल जो होता है वो संख्या का बाप होता है। तो मैं ऐसे ही अपने व्यवहारिक भाषा में समझाने के लिए ऐसा बोला हूं। ऐसे हम लोग गुणनखंड के बारे में और मल्टीपल के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब मैं अपने अगले पॉइंट पे आता हूं, अभाज्य संख्या के बारे में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मेरे भाई ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। क्या है अभाज्य संख्या, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो मेरे भाई, प्राकृत संख्या के बारे में तो तुम तो जानता ही है, प्राकृत संख्या अनंत होता है। अब इसी प्राकृत संख्या को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है। कुछ प्राकृत संख्या सम में भाग गया, कुछ विषम में भाग गया, ठीक है। अब उसी को दूसरे चेहरा से मैं देख रहा हूं। सम विषम तो हो ही गया, अब उसी प्राकृत संख्या को मैं दूसरे तरीका से देख रहा हूं, दूसरा चेहरा बनाकर। देखो मेरे भाई, जितना भी प्राकृत संख्या है इसी सम में से अभाज्य संख्या होता है। जितना भी प्राकृत संख्या है इसी सम में से अभाज्य संख्या होता है। तो भाई कौन सा प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या होगा? इसका भी तो कोई कैटेगरी होना चाहिए ना, इसका भी कोई कंडीशन होना चाहिए ना। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जितना भी प्राकृत संख्या है, जो प्राकृत संख्या, कोई सा भी प्राकृत संख्या उठा लो जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, सिर्फ 2 गुणनखंड। और कौन सा होगा गुणनखंड? एक तो गुणनखंड 1 होगा और एक तो स्वयं होगा, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जिस भी प्राकृत संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1 होगा और एक दूसरा गुणनखंड वो स्वयं होगा, तीसरा गुणनखंड उसका नहीं होगा, उस प्राकृत संख्या का तीसरा गुणनखंड नहीं होगा, तो वो हमारा संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, दुनिया में जितने भी संख्या है सबका 2 गुणनखंड तो फिक्स है। जितने भी संख्या है सबका 2 गुणनखंड तो फिक्स है। एक गुणनखंड 1 जो सर्वव्यापी गुणनखंड है वो तो सबका गुणनखंड होता है 1, और एक दूसरा गुणनखंड है स्वयं जो सबका होता है। ये दोनों सर्वव्यापी गुणनखंड है, ये हर एक संख्या के गुणनखंड में आएगा ही आएगा। एक और स्वयं तो हर संख्या के गुणनखंड में आएगा। जैसे मेरे भाई मैं यहां पे बात करता हूं 12, तो इसका एक गुणनखंड है 1 और एक स्वयं, ये दोनों तो रहबे करेगा हमेशा। जैसे 36 है तो इसका एक गुणनखंड है 1 और दूसरा गुणनखंड है स्वयं 36। जैसे मेरे भाई एक संख्या हम ले लेते हैं 8, तो इसका एक गुणनखंड 1 2 4 8 आया, तो एक गुणनखंड 1 और दूसरा क्या है मेरे भाई, एक तो स्वयं है, तो ये तो रहबे करेगा। तो मेरे भाई ऐसे ही संख्या की तलाश है हमको, ऐसे ही प्राकृत संख्या की तलाश है
जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और दूसरा वो स्वयं हो, इसके अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं हो, तो वैसे प्राकृत संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। वैसे प्राकृत संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो अभाज्य संख्या होता है, जो अभाज्य संख्या होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। एक को अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करते हैं, एक से बड़ा होता है। प्राकृत संख्या ही होता है अभाज्य संख्या, लेकिन एक से बड़ा होता है। तो जो अभाज्य संख्या होता है वो एक से बड़ा होता है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? अब बताओ मेरे भाई, वैसा प्राकृत संख्या कौन है? वैसा प्राकृत संख्या कौन है जिसका केवल दो ही गुणनखंड है, एक और स्वयं? जिसका केवल दो ही गुणनखंड है, एक और स्वयं। तो बताओ मेरे भाई, एक से बड़ा भी होना चाहिए। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या है दो, दो। इसका दो ही गुणनखंड है मेरे भाई। बताओ मेरे भाई, इस दो को कौन काटेगा? या तो एक काटेगा, एक तो सबको काटता है, या तो स्वयं काटेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऐसा संख्या है जो इस दो को उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। तो इस दो का केवल और केवल दो ही गुणनखंड है, एक एक और एक स्वयं। तो इसलिए मेरे भाई ये जो दो है, इसलिए मेरे भाई ये जो दो है, ये जो दो है वो कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये जो दो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगला अभाज्य संख्या है तीन, तीन, तीन। इसका भी मेरे भाई दो ही गुणनखंड है, इसका भी केवल दो गुणनखंड है। इसको काटने वाला है एक। गुणनखंड का मतलब तो मैं समझा ही दिया, जो इस तीन को काटे। तो इसको काटने वाला दो ही संख्या, एक तो एक है और एक स्वयं है तीन। तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अगला है मेरे भाई पांच, अगला है मेरे भाई पांच। इसका भी केवल दो गुणनखंड है, एक तो एक और एक तो ये स्वयं, एक तो ये स्वयं। ठीक है मेरे भाई। अगला है सात, इसका भी केवल दो गुणनखंड है, एक तो एक और एक तो ये स्वयं। इसके बाद अगला है नौ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला है नौ। मेरे भाई नौ का गुणनखंड क्या क्या है बताना? एक तो एक और नौ तो सबका गुणनखंड बनेगा, एक और स्वयं। लेकिन इसको काटने वाला एक और है, ये तीन से भी कट रहा है। तो इस संख्या का तीन तीन गुणनखंड हो गया, एक और स्वयं के अलावा तीसरा गुणनखंड भी पैदा हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या नौ अभाज्य संख्या होगा? क्या नौ अभाज्य संख्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा ये किसी और से कट रहा है, इसलिए ये नौ हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। सिर्फ दो गुणनखंड होना चाहिए, एक एक और एक दूसरा स्वयं। तीसरा अगर आ गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, बात खत्म। मेरे भाई इससे अगला कौन हो जाएगा? इससे अगला कौन हो जाएगा? 11 हुआ, 13 हुआ। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला कौन हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है। 19 के बाद अगला कौन हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 के बाद अगला कौन हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 के बाद अगला कौन हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 के बाद अगला कौन हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई अभाज्य संख्या की भी संख्या क्या होता है? अनंत ही होता है। ये भी अनलिमिटेड है, ये भी इनफाइनाइट अभाज्य संख्या इस दुनिया में पैदा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझ में आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना सभी आदमी। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, सॉरी। हमारी बात ध्यान से सुनना। एक दो पॉइंट हमको अभाज्य संख्या के बारे में बताना है। एक दो पॉइंट हमको अभाज्य संख्या के बारे में बताना है। नोट पहला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्याओं की संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है। दूसरा पॉइंट,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है जो अकेला या इकलौता सम संख्या होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है जो इकलौता सम संख्या होता है। इसके अलावे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। इसके अलावे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तीसरा मेरे भाई ध्यान से सुनना, तीन, 5, 7, 3, 5, 7 ये तीनों अभाज्य संख्याएं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं दो के गैप पे होती है। दो के गैप पे होती है। 3, 5, 7 ये तीनों अभाज्य संख्या दो के गैप पे होती है। इसके अलावा अब ऐसा सेट अभाज्य संख्या में नहीं होता है। इकलौता यही सेट है जो दो के गैप पे है, 3, 5 और 7। इसके अलावा ऐसा अभाज्य संख्या का सेट ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, चौथा अभाज्य संख्या 6n ± 1, कोई भी अभाज्य संख्या। मेरे भाई यहां पे मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं, ये 4 नंबर पॉइंट मैं इधर दे देता हूं। कोई भी अभाज्य संख्या 6n ± 1 रूप का होती है। 6n - 1 रूप का होती है जहां n प्राकृत संख्या होती है। यदि कोई भी संख्या 6n + 1 - 1
6n प्लस 1 माइनस 1 रूप का हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या ही हो। अभाज्य संख्या ही हो। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये लाइन क्या कह रहा है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे भाई, इस दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या है, अनंत होता है, तो जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। या तो वो 6n प्लस 1 फॉर्म का होगा या नहीं तो 6n माइनस 1 फॉर्म का होगा। जैसे मेरे भाई इस लाइन का मैं मतलब समझाता हूं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल पकड़ूं तो एक अभाज्य संख्या हमारा मान लो, जैसे ये फॉर्म हमारा है 6n, अभाज्य संख्या का जो फॉर्म है वो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म है, ठीक है। अब मेरे भाई इनका मान अगर मैं एक पुट करूं, एक मैं प्लस के लिए रखता हूं और एक मैं माइनस के लिए रखता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अभाज्य संख्या का फॉर्मेट है। इनका मान प्राकृतिक संख्या है, कोई सा भी प्राकृतिक संख्या पुट करते चले जाओ, अभाज्य संख्या पैदा होता चला जाएगा। तो इनका मान अगर मैं 1 रखता हूं तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। इनका मान 1 रखेंगे, प्लस वाला फॉर्म में लेता हूं, इधर माइनस नीचे जो उधर है, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। इनका मान 1 रखूंगा तो 7, माइनस वाला फॉर्म में इनका मान 1 रखूंगा तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर मैं इनका मान 2 रखता हूं, 2 तो कितना हो जाएगा 13, 6 दूना 12 1 13 और 6 दूना 12 1 11। अगर मैं इनका मान 5 रखता हूं, 5 तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 1 31 और 6 पंचे 30 1 29। तो मेरे भाई इनका मान मैं रखता चला जाऊंगा, अभाज्य संख्या फेंकता चला जाएगा। तो ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है मेरे भाई बताना, ये सब क्या है। ये जो 7 है, ये जो 5 है, ये जो 13 है, ये जो 11 है, ये 31 है, ये 29 है, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या ही तो है, ये सब अभाज्य संख्या ही तो है। इसका केवल 2 ही गुणनखंड तो होगा, एक तो 1 होगा, एक तो स्वयं ही होगा। तो अभाज्य संख्या जितना भी पैदा हुआ इस दुनिया में वो सब इस रूप का होगा, या तो 6n प्लस 1 रूप का होगा या नहीं तो 6n माइनस 1 रूप का होगा। अगर मैं इनका मान 3, इनका मान 4, इनका मान 6, इनका मान 7, इनका मान 10 12 15 पुट करता चला जाऊंगा तो अभाज्य संख्या फेंकता चला जाएगा। तो यही सब तो अभाज्य संख्या है। तो इसका फॉर्म होता है 6n प्लस माइनस 1। लेकिन मेरे भाई एक चीज और है, ठीक है। कोई भी संख्या आ गया मुंह उठा के, और वो कह रहा है कि मैं भी 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का हूं, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी संख्या आ गया मुंह उठा के, उसका फॉर्म 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का है, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा? देखो मेरे भाई, कोई भी संख्या अगर है 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का अगर है तो अभाज्य संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से समझना हमारी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई अभाज्य संख्या है तो इस फॉर्म का पक्का बनेगा वो, ये तो 100% तय है। लेकिन कोई भी संख्या मुंह उठा के आ गया जो इस फॉर्म का बन रहा है, वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है। जैसे मेरे भाई मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूं। एक संख्या मैंने उठा लिया 25, एक संख्या मैंने उठा लिया 25। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर इसको मैं फॉर्म बनाना चाहूं तो n तो प्राकृतिक संख्या है, तो ये 6 गुना 4 प्लस 1, ये कौन सा फॉर्म का बन गया? ये 6n प्लस 1 फॉर्म का बन गया, 6n प्लस 1, ठीक है। ये संख्या 25, ये भी 6n प्लस 1 फॉर्म का बन रहा है, तो क्या ये अभाज्य संख्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है।
इसके तो कै गुणनखंड है, 1 और 25 तो है ही है, ये 5 से भी कट रहा है, इसके तो 3 गुणनखंड है, तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, लेकिन ये फॉर्म रख रहा है 6n+1 का। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अभाज्य संख्या अगर है तो 6n+-1 फॉर्म का होगा, ये 100% तय है। लेकिन कोई सा भी संख्या जो अभाज्य संख्या है ही नहीं या अभाज्य संख्या है ही नहीं और वो 6n+-1 फॉर्म का बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो। वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 25 के बारे में, तो 25 भी 6n+1 फॉर्म का है, n का मान 4 रखने पर ये भी 6 × 4+1 फॉर्म बना रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं यही बात यहां पे लिखा हूं कि कोई भी संख्या अगर 6n+-1 रूप का हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है मेरे भाई, इतना बात क्लियर हो गया। मैं तुमको सीधा सीधा दो बात बतलाना चाहता हूं, ठीक है, सीधा सीधा दो बात समझो। कोई सा भी अभाज्य संख्या हो इस दुनिया में, वो 6n+1 या 6n-1 रूप का होगा 100%। एक बात ये हुआ। दूसरा बात मैं समझाना चाहता हूं कि कोई सा भी संख्या अगर 6n+1 या 6n-1 रूप का हो तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होगा। हो सकता है अभाज्य संख्या होगा भी और हो सकता है नहीं भी होगा। ठीक है, ये 100% कंफर्म नहीं है कि कोई सा भी संख्या 6n+1 या 6n-1 रूप का हो तो अभाज्य संख्या होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रूफ मैंने एग्जांपल में 25 लगा के दिखा दिया। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसको रफ्त कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें एक दो नोट और अभी आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें जो 5वां नंबर पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट, उसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या का कुछ नंबर हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ लिखा रहा हूं, देखो मेरे भाई, एक से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच, 50 से 100 के बीच और 1 से 100 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 के बीच 10 वो अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच 25 वो अभाज्य संख्या होती है। तो इस बात को बस ध्यान रखना, अगर कभी भी सवाल में आ जाए तो हमको इसका जरूरत पड़ सकता है, नहीं तो मैनुअली हमको लिखना पड़ेगा। टोटल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक लिखो और उसमें गन लो कि इसके बीच में कितना अभाज्य संख्या आता है, तो यही रिजल्ट आएगा। 1 से 50 के बीच में 15 गो अभाज्य संख्या होता है, 50 से 100 के बीच में 25 गो अभाज्य संख्या होता है और 1 से 100 के बीच में 50 से 100 के बीच में 10 गो अभाज्य संख्या होता है और मेरे भाई 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अच्छा चलो मेरे भाई, ये अभाज्य संख्या हमारा कंप्लीट हुआ। अभाज्य संख्या पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमको सभी चीज को डिटेल में समझना है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं जरा। अगला पॉइंट आएगा मेरा 8 नंबर। ये होता है मेरे भाई भाज्य संख्या, ये होता है मेरे भाई भाज्य संख्या है। ये होता है भाज्य संख्या है।
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूं। जस्ट उसका उल्टा है, अभाज्य संख्या का उल्टा है। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जिसका जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। या इसका मैं एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, इसका मैं एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है भाज्य संख्या। देखो मेरे भाई, मैं इतना बताया हूं कि जो प्राकृत संख्या होता है उसी प्राकृत संख्या में से अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या हम कैसे पकड़ेंगे? वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। तो जस्ट इसका उल्टा है कि जो प्राकृत संख्या, जिस प्राकृत संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये बोले कि वैसी प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं है, तो जो अभाज्य नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में आ जाएगा। नहीं तो भाज्य संख्या में मेनली क्या होता है? 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड भी पैदा हो जाता है, तो हम लोग उसको भाज्य में काउंट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? 4, सबसे पहला भाज्य संख्या 4, ठीक है। इसके बाद आएगा 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरीके से ये कहां चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो देखना मेरे भाई इसके कितने गुणनखंड बनते हैं। देखो एक और स्वयं तो होगा ही होगा, एक और स्वयं तो होगा ही होगा, तीसरा इसको काटने वाला कौन आ गया? 2 आ गया, तो इसके 3 गुणनखंड हुआ, 1, 2 और 4, तो 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गया। जैसे मेरे भाई ये 6 आया, 6, तो इसके कितने गुणनखंड होगा बताना मेरे भाई? इसका एक गुणनखंड, 1 और 6 तो होगा ही होगा। इसके बाद इसका अलग गुणनखंड है 2, एक और गुणनखंड है 2, और एक और गुणनखंड है 3, तो इस संख्या के 4 गुणनखंड है, 4, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड जैसे ही होगा तो ये भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से मेरे भाई 8 का टोटल कै को गुणनखंड होगा बताना? 8 का काटने वाला कौन है? 1 और 8 तो होगा ही होगा, इसको 2 भी उड़ाएगा, इसको 4 भी उड़ाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड हुआ, 4 गुणनखंड, तो ये भाज्य संख्या में आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई 9 है, 9, ये बताओ मेरे भाई 9 के कितने गुणनखंड होगा? 1 तो होगा ही होगा, 9 तो होगा ही होगा, ये 2 गुणनखंड तो सबका होता है। इसके अलावा और कौन गुणनखंड है जिसको काटेगा? 3, तो इसके 3 गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 10, इसके भी 3 गुणनखंड है, इसके भी 3 गुणनखंड है, 1, 10, सॉरी इसके 4 गुणनखंड होगा, 5, ये 4 गुणनखंड इसके हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या में मेनली क्या होता है कि जिस प्राकृत संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या में आ जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई
आगे आते हैं। एक होता है मेरे सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखता हूं। वैसी संख्याएं जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक एक होता है, वैसी संख्या है जिसका HCF एक होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF एक होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मैं एक और डेफिनेशन देता हूं जो ज्यादा चलन में है। इसका मैं एक और डेफिनेशन देता हूं जो ज्यादा चलन में है। वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात उस संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग हो। उस संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उस संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग हो, सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहली बात, ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं क्या डेफिनेशन लिखा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, दो संख्या के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दो संख्या के बारे में। अब ये दो संख्या ही आपस में सह अभाज्य है या नहीं है, इसी का पता लगाना होता है बस। अब सह अभाज्य संख्याएं, दो संख्या से ऊपर की बात हो रहा है, तो कोई सा भी दो संख्या सह अभाज्य संख्या है या नहीं, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसका दो कंडीशन है, जहां से मर्जी है वहां से लगा लो। दोनों संख्या का HCF निकालो, महत्तम समावर्तक। अगर दोनों संख्या का HCF अगर एक आ जाए तो दोनों संख्या सह अभाज्य होगा। अगर दोनों संख्या का HCF एक आ जाए तो दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या होगा।
अगर एचसीएफ एक नहीं आए तो दोनों संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होगा। बात क्लियर? अब मैं इसके दूसरे डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं। दो संख्या, ये कैसे पता चलेगा कि सअभाज्य संख्या है या नहीं है? तो एक तरीका तो हो गया एचसीएफ वाला। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि कोई सा भी दो संख्या सअभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसको कैसे पता लगाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, दोनों संख्याओं का क्या करो, गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लो। इसका भी गुणनखंड निकाल लो, उसका भी गुणनखंड निकाल लो। अब दोनों के गुणनखंड में देखो कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई सा भी गुणनखंड मैच नहीं खाना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या कि इसका गुणनखंड 2 है तो इसका भी 2 है, इसको बोलते हैं कॉमन गुणनखंड। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनखंड निकाल लो। दोनों संख्या के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों संख्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या है। दोनों संख्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या है। अगर दोनों संख्या का गुणनखंड निकालो, दोनों संख्या का गुणनखंड निकाल लो, इसका भी कुछ गुणनखंड आएगा, इसका भी कुछ गुणनखंड आएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ जाए तो फिर दोनों संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होगा मेरे भाई। मैं एग्जांपल से आपको स्पष्ट करता हूं, एक मिनट। सॉरी मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जांपल से और क्लियर करता हूं। जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल उठाया, एक संख्या मैंने ले लिया 3 और एक संख्या ले लिया 5। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या है? तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे एचसीएफ विधि से, एचसीएफ निकालेंगे। 3 और 5 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? 3 और 5 का एचसीएफ निकलेगा 3 इकाई 3, ये 2, ये 3 इधर आ गया, 2 इकाई 2, ये 1 हो गया, फिर 2 यहां उतरेगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। भाग गया ये। हाँ, तो इसका मेरे भाई यहां पे 0 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकला, इसका जो एचसीएफ निकला, इसका जो एचसीएफ निकला वो क्या निकला? 1 निकला। ये दोनों संख्या का एचसीएफ 1 निकला। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों सअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो एचसीएफ मेथड से आ गया। अब दूसरा मेरे भाई गुणनखंड मेथड से कैसे चेक करेंगे? तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 का गुणनखंड क्या होता है? 3 का गुणनखंड कौन होगा? मैंने बताया आपको गुणनखंड निकालना। तो 3 का गुणनखंड होगा 1 और दूसरा होगा स्वयं 3, 2 ही गुणनखंड होगा। ये 5 का गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई? बताना। ये 3 का गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और ये स्वयं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 तो सर्वव्यापी गुणनखंड है, इसको नहीं काउंट करते। ये कॉमन में सब में रहने करेगा, इसको नहीं काउंट करना है, इसके अलावे काउंट करना है, 1 के अलावे। तो 3 का गुणनखंड बच गया अकेला अब 3, और इसका गुणनखंड बच गया 5। तो क्या दोनों में गुणनखंड कॉमन है? अरे भाई, इसका गुणनखंड 3 है, इसका 5 है, कहां कॉमन है? यहाँ 3 रहता है, यहाँ 3 रहता, तब ना कॉमन होता। यहाँ 5 रहता है, यहाँ 5 रहता, तब ना कॉमन होता। तो इसका गुणनखंड अलग घूम रहा है, इसका गुणनखंड अलग घूम रहा है, तो दोनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 3 और 5 कौन सा संख्या हो गया? 3 और 5 सअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है मेरे भाई, 3 और 5 सअभाज्य संख्या हो गया। अब मैं और एग्जाम्पल इस पे लगाना चाहता हूं, कुछ और एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कुछ और एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक संख्या मैंने ले लिया 7 और एक संख्या मैंने ले लिया 11। अब यह बताना है कि क्या ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या है? तो सबसे अच्छा मेथड है गुणनखंड मेथड। तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 का गुणनखंड क्या होगा? ये 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 7। ये 11 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 11, 2 ही गुणनखंड इसका भी बनेगा। तो भाई 1 तो लेना ही नहीं है दोनों में, तो इसका गुणनखंड बच गया 7, इसका 11। कॉमन तो है नहीं कुछ भी, दोनों में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सअभाज्य संख्या होगा नहीं होगा? ये सअभाज्य संख्या होगा नहीं होगा?
कुछ एग्जाम्पल मैं और लगा रहा हूं। जैसे मेरे भाई एक मैंने ले लिया 15 और एक ले लिया मैंने 32। अब बताओ मेरे भाई क्या ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है? तो एचसीएफ निकाल के तो कर ही लेगा। मैं गुणनखंड से सिखा रहा हूं, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 15 को कौन कौन उड़ाता है? 1, 15 को उड़ाता है 3, 15 को उड़ाता है 5, 15 को उड़ाता है 15। ठीक है, ये 32 का गुणनखंड क्या होगा बताना मेरे भाई। 32 को कौन उड़ाता है? एक तो उड़ाता है 1, एक उड़ाता है 2, एक उड़ाता है 4, एक उड़ाता है 8, एक उड़ाता है 16 और एक उड़ाता है 32। तो कॉमन गुणनखंड में एक तो छांटना ही छांटना है, एक तो छांटना ही है। अब देखो मेरे भाई क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन गुणनखंड है? तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखकर बताओ, क्या कुछ भी कॉमन गुणनखंड है? 15 और 32 में 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, नहीं है कॉमन। 5 यहां है, 5 यहां नहीं है कॉमन। 15 यहां है, 15 यहां है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा? ये दोनों संख्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्याएं। ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्याएं। दोनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। मैं और एग्जांपल लेता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं और एग्जांपल लेता हूं। एक संख्या मैंने लिख दिया 18 और एक संख्या मैंने लिख दिया 48। अब बताओ मेरे भाई क्या ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या है? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका गुणनखंड लगा रहा हूं। गुणनखंड 18 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, इसके बाद इसका 2 और इसका गुणनखंड 3, इसके बाद मेरे भाई 6, इसके बाद मेरे भाई 9 और इसके बाद 18। 18 का इतने सारे गुणनखंड हो गया। अच्छा, अब मेरे भाई ये 48 का गुणनखंड कौन कौन होगा बताना। ये 48 का गुणनखंड कौन कौन होगा बताना। तो 48 का गुणनखंड 1, इसको उड़ाएगा 2, 3, 4, 6, 8 और इसके गुणनखंड बताना 16 और एक और आ जाएगा 48। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका भी गुणनखंड मैंने खोल दिया, इसका भी गुणनखंड मैंने खोल दिया। अगर दोनों में कुछ भी एक भी गुणनखंड अगर मैच खा गया तो फिर अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ये नहीं होगा। एक भी गुणनखंड मैच खा गया दोनों में से, एक भी, कम से कम एक भी मैच खा गया, कॉमन हो गया, तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर कुछ भी मैच नहीं खाया तब जाकर ये सहअभाज्य संख्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैच खा रहा है? क्या मैच खा रहा है? एक को तो लेना ही नहीं होता है, ये तो सबका टुकड़ा है। अब मेरे भाई बताओ 2, इसका एक गुणनखंड 2 है, इसका एक गुणनखंड 2 है, मैच खा गया, मैच खा गया। तो मेरे भाई ये जो है ये सहअभाज्य संख्याएं, ये सहअभाज्य संख्याएं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक भी मैच खा गया तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। यहां 3, 3 ये भी मैच खा गया, ठीक है, यहां 6, 6 ये भी मैच खा गया। अरे एक भी मैच खा गया तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे पकड़ेंगे सहअभाज्य संख्या? तो गुणनखंड से पकड़ेंगे या फिर एचसीएफ लगा के पकड़ेंगे। एचसीएफ भी लगाओगे तब भी इसका जो एचसीएफ है वो 1 नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम तो ऐसे लिख देते हैं
जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो दो के गैप पे होता हो, जो दो के गैप पे हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्या को लेना है, दो अभाज्य संख्या का जोड़ा बनाओ। जोड़ा अगर दो के गैप पे हो गया, अगर दो के गैप पे हो गया हो, यानी दो का गैप होना चाहिए, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में दो का गैप होना चाहिए, तो वैसे अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। वैसे अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे मेरे भाई मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक अभाज्य संख्या है 3, 5, ये दो का गैप है, 5, 7, दो का गैप है, 11, 13, दो का गैप है, 17 और 19, दो का गैप है, 29 और 31, दो का गैप है। इतने तो बहुत सारा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अभाज्य संख्या के बीच में दो का गैप हुआ ना, तो ये हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। यहां भी दो का गैप है, 5, 7, दो का गैप है, यहां भी दो का गैप है, यहां भी दो का गैप है, यहां भी दो का गैप है, तो ये सब क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा। इजी है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 11 नंबर पॉइंट पे परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। इसका हिंदी हमको पता नहीं है उतना, बट ध्यान से देखना परफेक्ट नंबर क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं। वैसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या
उस संख्या के बराबर हो जाए जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, उस संख्या के बराबर हो जाए, परफेक्ट नंबर्स कहलाती है। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स परफेक्ट नंबर्स कहलाती है। ध्यान से सुनना मेरे। मैं इसका एग्जांपल लगा रहा हूं, मैं इसका एग्जांपल लगा रहा हूं। जैसे मेरे भाई एक संख्या मैंने लिया, एक संख्या मैंने लिया 6। अब बताओ मेरे भाई इस 6 का गुणनखंड कितना होगा? कौन कौन सा गुणनखंड होगा 6 का? तो एक गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और 6। इस 6 का 4 गुणनखंड होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस संख्या का 4 गुणनखंड है, 1, 2, 3, 6। तो जो ये संख्या है और इसका सेम गुणनखंड है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। इसके अलावा जितना भी गुणनखंड बनता है इन सब का जोड़ करो, इन सब का समेशन करो, समेशन समेशन इन सब का जोड़ करो। ये समेशन का साइन है योगफल का। तो इन सब का समेशन कितना आ रहा है जोड़? 3, 2, 5, 1, 6। इन सब का जोड़ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इन सब का जोड़ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इन सब का जोड़ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इन सब का जोड़ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा 6 है, ये जो हमारा 6 है, ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ये जो हमारा 6 है, ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे मेरे भाई और एग्जांपल मैं उठाता हूँ, और एग्जांपल मैं उठाता हूँ। जैसे हो गया 8। तो इसका गुणनखंड कौन कौन सा है? 1, 2, 4 और 8। तो परफेक्ट नंबर है या नहीं है? परफेक्ट नंबर है या नहीं है, इसके लिए स्वयं वाला गुणनखंड काट दो। अब इसका समेशन करो, अब इसका समेशन करो। 4, 2, 6 एक साथ ही आ रहा है, साथ ही आ रहा है। तो ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम परफेक्ट नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें नोट में लगा देता हूं। स्वयं वाला गुणनखंड, स्वयं वाला गुणनखंड, स्वयं वाला गुणनखंड शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों को कुछ नोट करना है तब तक नोट कीजिए। बस 2 मिनट का ब्रेक चाहिए हमको। ठीक है।